तो रिसेंटली दिल्ली में हुए चुनावों में आपने अरविंद केजरीवाल के मुंह से यह बात अक्सर सुनी होगी कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, अच्छे पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनको उजाड़ के लंदन पेरिस दिल्ली को कभी नहीं बनाए। तो दोस्तों दिल्ली तो लंदन बन गई। केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा चौथ आदमी है, उसके चक्कर में आने में काम करोगी बेड़ा गर्क हो गया। ऐसे में तो बीजेपी भी बेकार है, इस मामले में तो कांग्रेस बड़ी है, खाती भी और खिलाती भी है। मैं तो कहता हूँ केजरीवाल सरकार पहले बहुत सपने दिखाए, ये कर दे, गरीबों के लिए करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं किया। हे प्रभु, हे आम आदमियों, हे आम आदमी पार्टी को मत जिताना बस। कुछ हो जाएगी दिल्ली में तरक्की। 5 साल के लिए दिल्ली खत्म, डेड, दिल्ली डेड है भाई साहब, दिल्ली में कुछ नहीं हो सकता। केजरीवाल जब का आया ऐसा आधा चौथ आदमी है, उसके चक्कर में काम ही नहीं है। कोई तो जरा सा लालच दे दिया, बिजली के पानी का 1300 रुपए बिजली का बिल आ रहा है, बाकी तो और जगह मोर्चा मारे जा रहा है। ये कैंसर है, विकलांग है, सारे काम है। ठीक है, अब इनसे पूछिए आप झाड़ू को वोट देना चाहेंगे? कुछ झाड़ू की बस जी काम करवा के नुकसान करवा दिया, टांग टूटी है, कैंसर के पेशेंट है, कमाने खाने नहीं देते। ये माइक लगाओ। आपको केजरीवाल से दिक्कत है? दिक्कत है क्यों नहीं, दिक्कत है, कमाने खाने नहीं दे रहे हैं, गाड़ियों की नोएंट्री करा दी, जो जितना काम था। इको लेके 5-5 लाख की नोएंट्री करा दी, इको की 5-5 लाख की गाड़ी लेके जो बेकार हो गए, हम किसी लायक नहीं रह गए। हम कैंसर पेशेंट हम किसी लायक नहीं रह गए। नोएंट्री कर दिया, इन्होंने नहीं देखा कि अपना पेट भर लिया, इन्होंने नहीं देखा कि गरीबों की क्या हालत है, गरीब कैसे मर रहा है। अपने विधायकों की तनख्वाह इतनी कर दी। छोटे आदमी देखा, बड़े आदमी सबसे बीच के आदमी मर रहा है, बीच का आदमी भूखा मर रहा है। हम लोग गाड़ी ले लेकर नॉन-टी करवा दिए, हर जगह परेशान कर रहे हैं। हम लोग गाड़ी नहीं चला सकते, 2 रोटी नहीं कमा खा सकते हैं। क्या फायदा है केजरीवाल सरकार की? ये गाड़ी नंबर है, इसको मैं चलाता था। ठीक है, ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, इनके पास काम ना होने की वजह से उन्होंने मेरे को काम से निकाल दिया। अब ये बुढ़ा आदमी को काम गया, मेरी क्या कहते हो? अभी 7 दिन की दिहाड़ी भी बैलेंस है मेरी, वो भी नहीं दे रहे, कह रहे काम ही नहीं है। सुनिए बाई चांस ये केजरीवाल होता ना, ये मैं कैंसर पेशेंट हूँ, रुक एक मिनट, और मैं कमा खा नहीं सकता हूँ। रुक तो सही यार, ये केजरीवाल होता ना, ये यहाँ पे मैं इसे अभी जला देता यहीं पर ही। उससे बड़ा चोर, उससे बड़ा उससे बड़ा कमीना, उससे बड़ा मार, उससे बड़ा दल्ला कोई नहीं। 3 साल बाद इलेक्शन आएंगे ना, देखना केजरीवाल ना, उसको एक भी वोट नहीं मिलेगा, खाली कांडों को वोट मिलेगा, कांडों को। उसको कहना बाबा जी का ढुल्लू आएगा उसके हाथ में, अगली बार आएगा ढुल्लू आएगा, ढुल्लू। सीट आएंगी अगली बार, एक भी सीट नहीं आएगी गंगले की। जनानी जो झाड़ू लगाती है ना, वो वोट नहीं डालेंगे, उसको मारेंगी झाड़ू से। हाँ, और भाई साहब एक काम जरूर करना, दिखाना जरूर, उसको जरूर दिखाना, मत कर देना। उसको ये कहना कि एक बार तो आ गया 6 पे 7 67 पे, अब की बार मुंडा साथ आएगी उसकी। दिसावर, वो भी दिसावर में। दोस्तों लंदन में घूम के कैसा लग रहा है? अरे बताए रहे हो करे। नमस्कार दोस्तों, लिबरल पंडित के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात अगर अरविंद केजरीवाल की हो रही हो और थप्पड़ों की बात ना की जाए, ये तो नाइंसाफी होगी। आप सही बोल रहे हैं। ये सही बात बोल रहे हैं। रिसेंटली दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने किसान बिल में एक नया ट्विस्ट पैदा करते हुए दिल्ली की असेंबली में किसान बिल के पर्चे को सबके सामने फाड़ के फेंक दिया और अपनी उदारता का बहुत ही विनम्र पर्चा सबके सामने रखा। और ये 3 कानून है, तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने उन्होंने बताया कि हम कितने ज्यादा दयालु हैं, उन्होंने बताया कि हम किसानों के बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं। बहुत ही हैरानी की बात है दोस्तों, और ये जान के शायद आपको भी हैरानी होगी कि जब यही अरविंद केजरीवाल पंजाब के इलेक्शन में खड़े हुए थे, वैसे खड़े होने से याद आया आजकल इनकी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ चुनिंदा नेता कहीं और ही खड़े होते नजर आ रहे हैं। इट्स लाफेबल। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल, मैं एक मिनट
थोड़ा सा आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूं। Arvind Kejriwal, thank you so much for talking to us. Thank you. वैसे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जब यही अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब के इलेक्शंस में खड़ी हुई थी तो उन्होंने इस बात को पब्लिकली कहा था और अपने मैनिफेस्टो में इस बात को कोट किया था कि अगर हमारी सरकार पंजाब में बन जाती है तो हम इसी किसान कानून को पंजाब में लागू भी करेंगे और लोगों को इसके बारे में समझाएंगे कि यही सारे कानून आपके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों को की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे। लेकिन बात ये दरअसल बहुत ही अजीब हो गई है क्योंकि बीजेपी ने यहां पर ये सारा क्रेडिट जो ले लिया, मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। दोस्तों यहां पर किसान बिल की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये किसान बिल लोगों के लिए अननोन था। सारी पॉलिटिकल पार्टियां कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में इन सारे किसान बिल्स के बारे में बात भी कर चुकी हैं और इसका फेवर भी ले चुकी हैं। बात करें अगर आम आदमी पार्टी की तो जैसे कि मैंने बताया कि वो पहले ही पंजाब के इलेक्शन में इसके बारे में समर्थन कर चुकी है। बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की तो ये सबसे बड़ा मिस एडवेंचर होगा कि 2012 में कांग्रेस के ही कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने पूरे देश के सामने सबसे पहली बार खुद इन्हीं किसान बिल को लोगों के सामने रखा था और यह बोला था कि ये किसान बिल किसानों के फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। मगर ये अच्छा है, किसान के लिए अच्छा है। आज किसान को एक विकल्प देने की जरूरत है, जितना विकल्प दे सके उतना अच्छा है, खराब नहीं है किसान के लिए। आज किसान जब सीजन आता है तो अपना आलू 2 रुपए 1 रुपए किलो में बेचता है, उसके 3 महीने बाद अपना ही आलू भी 30 रुपए और 40 रुपए में खरीदने का मजबूर होता है। ऐसे टमाटर की बात है, अपनी ट्रॉली का डाल खोल के किसान सड़कों के ऊपर अपना आलू गिरने को मजबूर होता है, जो फोटो दिखा रहे थे पंजाब के जो सांसद हैं। ऐसे जो किसानों को जितना विकल्प दें वो उनके लिए बुरा नहीं हो सकता, विकल्प देने की आवश्यकता है। अगर और कोई ये बाध्य नहीं है कि भाई इन्हीं को देना पड़ेगा। अगर मल्टी ब्रांड रिटेल का कोई एफडीआई के अंदर जो स्टोर है वो किसान को ज्यादा भाव देगा, किसान उसको देगा। कि देश का किसान बेवकूफ नहीं है, देश के किसान को मूर्ख ना समझिए। जो किसान को ज्यादा भाव देगा, किसान अपना फसल उसको देगा, किसी और को नहीं देगा। और आज यही दिल्ली की पार्टियां एक साथ गुट मिलाकर आज किसानों को भड़का रही हैं और उनसे कह रही हैं कि ये किसान बिल आपकी जमीन को हड़प लेगा, ये किसान बिल आपको नंगा कर देगा, ये किसान बिल आपके भविष्य को अंधकार में ले जाएगा। दोस्तों यहां पर एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए, एक बहुत ही बहुसंख्यक सपोर्ट होना चाहिए ताकि वो इन सारे डिसीजंस को इंप्लीमेंट कर सके और देश में लागू कर सके। आपको क्या लगता है कि CAA और NRC जैसे एक्ट्स को देश में पास करना इतना आसान था? बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है कि देश में राम मंदिर बनाना आसान था? बैठ जा मौलाना, बैठ और सुन, कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा, घोड़े खोल ले मंदिर वही बनेगा मौलाना, मंदिर वही। दोस्तों बहुत ही आसान लगता होगा आपको इन सारे चीजों पर बड़े बड़े AC रूम्स में बैठकर अपने अपने विचार को लिखना, लेकिन जरा सोच के देखिए कि भारत जैसे वर्सेटाइल देश में जहां हर जाति हर रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, उसके बावजूद भी इतने टफ डिसीजंस कुछ ही सालों में लेना और उसके बाद पॉलिटिकल की भाषा को ही बदल के रख देना। जैसे कि CAA और NRC के बिल को जब देश में लॉन्च किया गया था तो काफी सारे लोग इसके बारे में भी मिसकंसेप्शन फैला रहे थे कि मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि भैया बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको भारत की नागरिकता ही देनी चाहिए, लेकिन थैंक्स टू अमित शाह उन्होंने ये सारी चीजें डिनाइड कर दी। इस देश में इतने सारे मुसलमान हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, सब जी रहे हैं और यहाँ चित्र ऐसा बनाया जा रहा है कि इस देश के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं है मान्य। वहां पर जो वहां की स्थिति है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम धर्म के अनुयायी वहां माइनॉरिटी नहीं है, इसलिए उनको नहीं स्वीकार करे, उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे।
अगर वो माइनॉरिटी होते तो उनको भी स्वीकार कर लेते। और रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से दोस्तों यहां पर यह भी ध्यान देना होगा कि जब बीजेपी ट्रिपल तलाक जैसे बिल्स को पास करती है तो हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश की औरतों को पावर देने के बजाय उनकी पावर्स को छीनने लगते हैं और कहते हैं कि यह बीजेपी गलत कर रही है मुसलमान की औरतों के साथ, जबकि खुद मुसलमानी औरतें इन सारी चीजों का सपोर्ट करती आ रही हैं और इन सारी चीजों की डिमांड भी करती आ रही थी। अच्छा है ये बिल पास हो गया है। एक्चुअली ये बिल पास होने से आप देखिए यहाँ पे दो कैटेगरी के मुस्लिम्स कहूंगी मैं या दो कैटेगरी की वुमेन कहूंगी मैं। एक वो जिनको पता है कि व्हाट इज इस्लाम और एक वो जिनको अभी तक कंप्लीट नॉलेज ही नहीं है इस्लाम की। तो ये बिल जो पास हुआ है असर पड़ेगा उन पे जिनको पता नहीं है कि व्हाट इज इस्लाम, क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम। ये 3 तलाक का प्रावधान ये इस्लाम में है ही नहीं। 3 तलाक इस्लाम में जायज ही नहीं है। तो जो चीज जायज नहीं है उसके लिए आज कानून बन रहा है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अब्बू को हमेशा खुश रखने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा ही पॉलिटिकल एजेंडे को सामने रखती थी और कभी भी उन पर खड़ी नहीं रहती थी। आपको क्या लगता है कि देश में ट्रिपल तलाक जैसे सीरियस और बहुत ही पेंडिंग कानूनों को लागू करना आसान था? फिर वो रिपोर्ट देता है आप तो शादी को खत्म कर रहे, औरत को रोड पर ला रहे और उसके शौहर को जेल में डाल रहे, ये काम कर रहे हैं आप। और सबसे बड़ी चीज, आपको क्या लगता है 370 को हटाना इतना आसान था? सर ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी सर लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं, वहां यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से। तो कैसे ये एक बोलने दीजिए ना साहब, इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है। इतना स्पष्ट कर दे एक बार, इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता। आपने अभी कहा, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? दोस्तों ये सारे टॉपिक्स ऐसे थे जिन पर इंडियन पॉलिटिक्स टिकी हुई थी। सारी पॉलिटिकल पार्टियां इन सारे वादों को कब से करती आ रही हैं, लेकिन किसी ने भी इनको पूरा नहीं किया क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं थी, पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं थी। लेकिन बीजेपी के आने के बाद मैं कोई बीजेपी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। भारत में सब चंगसी, बट ये बात कहनी पड़ेगी कि उनके पास पॉलिटिकल विल भी था और पॉलिटिकल समर्थन भी था, तो उन लोगों ने इन पर एक्शन लेने से बिल्कुल भी देरी नहीं की और फार्मर्स बिल भी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। दोस्तों यहां पर यह भी ध्यान देना होगा कि यही दिसंबर का महीना था और साल 2019 था। देश के कैपिटल को घेर लिया गया था सिर्फ प्रोटेस्ट के नाम पर, और प्रोटेस्ट हो क्या रहा था? CAA और NRC का, जिसमें ताहिर हुसैन जैसे आम आदमी पार्टी लीडर्स ने अपने घर को आतंकवादियों को सौंप दिया था और कहा था कि मेरे घर को आप इस्तेमाल करिए दिल्ली को जलाने में, और खुद छत पर चढ़कर दिल्ली को जलता हुआ देख रहे थे और कह रहे थे कि यही तो मेरा लंदन है। पुलिस वाले बच्चों को इतनी जोर जोर से मार रहे थे, सबको मार रहे थे, बेरहमी से बच्चे चिल्ला रहे हैं, वो मारने के मूड में आए थे। जैसे आतंकवादी जैसे हमला करते हैं वैसे हमला हुआ है कल, जिसको मैं देखना चाहता था। दोस्तों यहां पर यह भी ध्यान देना होगा कि चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, इन सब ने PFI से भी हाथ मिला रखे थे, जिसके लिंक्स सामने आए कि ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स दिल्ली रायोट्स को कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। फिर चाहे वो जामिया स्टूडेंट्स को भड़काना हो या फिर उनका इस्तेमाल कर अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकना हो। लेकिन थैंक्स टू मोदी जी की उनकी दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से
तोड़ पिटाई करी। उसके बाद कुछ लोग जामिया की लाइब्रेरी में छुप गए। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस नहीं मानी और वो वहां भी गई और उसके बाद भी तोड़ उनकी पिटाई हुई। और उसके बाद कुछ लोग आके कह रहे थे कि ये तो भाई सोशल एक्टिविस्ट थे। और उसके बाद कुछ यही पॉलिटिकल पार्टियां सामने निकल कर आती हैं और कहती हैं कि देखिए देखिए किस तरीके से भाई बीजेपी ने स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसा दी। यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी उस टाइम, और मेरी वीडियो में मेरी खुद की आवाज मैं बार बार सुन रहा हूँ, तो उसमें इतना डर दिख रहा है आवाज में, मेरी खुद की आवाज में। ये डर अच्छा है। वो ये नहीं पता था कि यही वो स्टूडेंट्स थे जो कि दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगा रहे थे। दोस्तों बात तब और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब अरविंद केजरीवाल अभी रिसेंटली इस बात का अनाउंसमेंट करते हैं कि हम भी 2022 के यूपी के चुनावों में खड़े हो रहे हैं। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि अरविंद जी आप तो मैं आपको बता दूं, हमने अपने हर कैंडिडेट की जांच कराई है और मैं आपको 3 चीजों की गारंटी देता हूं। हमारे 70 के 70 कैंडिडेट। वाह। और यहां पर कंपैरिजन होने लगता है कि भाई कौन कितना अच्छा मॉडल है। एजुकेशन मॉडल की बात की जाती है। यूपी के एजुकेशन मॉडल और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को कुछ इन पिक्चरों से डिस्क्राइब किया जाता है, चड्डी से। किसने किया ये? किसी ने तो किया, कुछ ना कुछ तो काला है। बड़ी अजीब सी बात है। दोस्तों मैं यहां पर इस बात के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भाई जो यूपी के चुनाव होंगे उसमें अरविंद केजरीवाल खड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। खड़े होंगे भी तो कैसे खड़े होंगे। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत मजा आने वाला है कि यूपी की आम जनता इनकी बारात का किससे स्वागत करेगी। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। नहीं, ये स्वागत तो आम लोगों के लिए किया जाता है। अरविंद केजरीवाल का स्वागत तो स्पेशल कैटेगरी में आता है। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी यह भी कहती है कि हम यूपी को बदलना चाहते हैं, यूपी के नाम को नहीं। चैलेंज लेने के लिए तैयार हो? तैयार हो? इसको सुनने के बाद तो योगी जी का वो डायलॉग याद आ गया। दोस्तों बात दरअसल सिर्फ इतनी सी ही है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो कि हमेशा से ही कुछ वादों को करती आई हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उन सारे वादों को कभी पूरा नहीं किया। लेकिन जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इन सारे वादों को पूरा कर रही है जो कि एट द एंड देश के हित में है, तब यही सारी पॉलिटिकल पार्टियां आ जाती हैं उनके विरोध में और एक गुट बना लेती हैं उसके अगेंस्ट कि हमारा क्रेडिट ये ना ले जाएं। हमें याद रखना होगा कि जब दिल्ली में भी कोरोना केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे थे, उसके बाद अमित शाह ने कोरोना केसेस को हैंडल किया और बहुत बड़ा कोविड-19 सेंटर खुलवाया। उसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात की बहस होने लगी कि ये क्रेडिट कौन ले जाएगा कि हमने कोरोना वायरस केसेस कम किए। दोस्तों यहां पर यह ध्यान देना होगा कि पॉलिटिकल पार्टियां साथ मिलकर काम नहीं कर रही हैं। यहां बात एट द एंड क्रेडिट की होने लगती है। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। दोस्तों यहां पर कंपैरिजन करना ही था तो इस बात का कंपैरिजन होना चाहिए था कि भाई किस किस स्टेट में कोरोना केसेस को किस तरीके से हैंडल किया गया। कोरोना केसेस के हैंडल की बात करें तो यूपी में कोरोना केसेस उतने अच्छे से हैंडल नहीं किए गए, लेकिन हाँ मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अच्छे से नहीं हुए। लेकिन दिल्ली की अगर कोरोना केसेस की आप बात करें तो कुछ कहानी अलग ही मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहां खुद अमित शाह के सामने हाथ जोड़ने पहुंच गए थे और उनसे कहा था कि भाई हमारी दिल्ली को संभाल लीजिए क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं। उसके बाद जब अमित शाह ने बड़े बड़े कोविड-19 सेंटर खुलवाए और बहुत ही तेजी से रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू किया तो दिल्ली में कोरोना केसेस में कंट्रोल हुआ और ये असर देखा भी गया। उसके बाद इस बात पर लड़ाई होने लगी दिल्ली में कि भाई इसका क्रेडिट कौन ले जाएगा। यहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्रेडिट चुराने का प्रयास किया। दोस्तों यहां पर क्रेडिट के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, ना कि इंसान की जान बचाने के लिए। और शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट में भी हमने ये देखा कि लोगों की जान की परवाह से ज्यादा इस बात पर पॉलिटिकल पार्टियां ध्यान दे रही थी कि कौन कितना ज्यादा आउटशाइन कर सकता है, कौन कितना ज्यादा इन सारे प्रोटेस्ट का इस्तेमाल कर सकता है, अपने पॉलिटिकल कैरियर को कौन कितना ज्यादा चमका सकता है। क्योंकि बीजेपी तो उसमें बुरी बनी रही थी तो इनके पास बहुत बड़ा मौका था अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को अलग लेवल पे ले जाना और मुसलमानों के बीच में अपने आप को देवता दिखाना।
लेकिन वो सारे मुसलमान जो कि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में मारे गए हैं और वो सारे हिंदूज जो कि इन्हीं शाहीन बाग प्रोटेस्ट में मर गए हैं, आज उनके घर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं जाती, आज उनके घर में कोई भी बिरयानी देने नहीं जाता, आज उनके घर में कोई भी मिठाई बांटने नहीं जाता, आज उनके घर में कोई भी चर्चा करने नहीं जाता, उनके दुख को कोई पूछने नहीं जाता। सब अपने अपने एसी रूम्स में बंद हो गए हैं, सब एक नए मुद्दे को खोजने निकल गए हैं और नया मुद्दा निकल के आया भी है तो वो है किसानों का मुद्दा। चैलेंज लेने के लिए तैयार हो, तैयार हो। और ये देखने वाली बात होगी कि अब कितने किसान इस प्रोटेस्ट में मरेंगे और कौन उनकी लाशों के ऊपर चढ़ के अपनी राजगद्दी लगाकर उसमें बैठेगा और भाषण देगा कि मैं किसानों का भगवान हूं और मैं किसानों के हित के बारे में सोचता हूं। आप सही बोल रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर आपने यहां तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब करें अगर आप नए आए हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और अवेयरनेस फैलाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।